हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। और आप देख रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट को देखा था। हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक काफ़ी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रसार था। हड़प्पन civilization was expanded in a large geographical area in the northwestern region of Indian subcontinent. नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट जो सॉरी जो जो नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मंदा। इट इज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। साउदर्न पॉइंट दाइमाबाद। दाइमाबाद एक्चुअली पहले से कैलकुलेटिक कल्चर थी, लेकिन लेट हड़प्पन फेज में ये अ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लिया था, इसलिए ये लेट हड़प्पन फेज में दाइमाबाद लेट हड़प्पन फेज से एसोसिएटेड है। पर चूंकि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंक्लूड्स अर्ली, मैच्योर एज वेल एज लेट फेज। दैट्स व्हाई दाइमाबाद इज कंसिडर्ड ए हड़प्पन साइट। ईस्टर्न पॉइंट इज आलमगीरपुर, जो हमने देखा कि गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है। शुरुआत में आलमगीरपुर को भी एक लेट हड़प्पन फेज की साइट मानी जाती थी, लेकिन अब जो नए एविडेंसेस सामने आए हैं उसके बेसिस पे इसको भी मेच्योर हड़प्पन फेज ही मानी जाती है। वहीं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुदका गेंडोर है, जो सिंध प्रोविंस के बालूचिस्तान रीजन में, सिंध प्रोविंस में एक कोस्टल साइट है सुदका गेंदोर। एक आइसोलेटेड साइट सोरतुगही है अफगानिस्तान में। तो सोरतुगही सोरतुगही एक हड़प्पन आउटपोस्ट मानी जाती है। और स्ट्रेंज बात यह है कि यहाँ पे जो कोर हड़प्पन रीजन से इतनी दूर पर कोई साइट है और बीच में इस तरह से कोई कनेक्टिविटी ना हो, ये एक अपने आप में स्ट्रेंज बात है। सो ये अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पन लोग थे वही जाकर के वहां बसे, और पॉसिबली लेपिस लाजुली के ट्रेड में, और लेपिस लाजुली के ट्रेड में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, या लेपिस लाजुली के रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे उन्होंने कॉलोनी बसाई थी। या कुछ एविडेंसेस कैमल के भी मिले हैं, तो पॉसिबली कैमल ट्रेड में भी उनकी कुछ भागीदारी रही होगी। या एक और इंटरप्रिटेशन है कि आसपास में टीन वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोरतुगही में जाकर के लोगों ने बस वहां पे सेटलमेंट बसाई। तो सोरतुगही इज नॉट distinct from Harappan civilization. Actually, it is a site of Harappan civilization. जो इतनी एक्सटेंसिव एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सपेंशन थी, तो जिसकी वजह से इट कवर्ड इट कवर्ड एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल नीशेज। एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल नीश। अब ये हम देख सकते हैं कि ये जो पंजाब रीजन है, यहाँ पे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती है, तो नेचुरली ये रीजन एक फर्टाइल रीजन होती है। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी होती है, एग्रीकल्चरल सरप्लस यहाँ से जनरेट हो रही थी। वहीं बालूचिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, क्वेटा वैली के आसपास से हमें माउंटेनस रीजन, प्लेट्यू रीजन मिलती है, और दिस रीजन इज रिच इन मेटल्स एंड मिनरल्स। मेटल एंड मिनरल्स यहाँ से हड़प्पन कंट्रोल कर रहे थे, रिसोर्स यहाँ से उनको एक्वायर हो रही थी। वहीं कोस्टल इकोलॉजी भी हड़प्पन इकोनॉमी को थ्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा
की मदद कर रही थी. So due to this large extensive area, it also controlled large ecological niche, and therefore it has control over wide range of natural resources. और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी और एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन हो रही थी. तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे प्लोसेयर की इन्वेंशन हो गई थी. और प्लोसेयर के जो एक्चुअल एविडेंस है वो तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगान में अर्ली हड़प्पन फेज में एक प्लोड फील्ड मिली है, फोरो मार्क्स मिले हैं. मतलब कि वो जो जोते हुए खेत खेत होते हैं उनके मार्क्स मिले हैं अर्ली हड़प्पन फेज से. सो पॉसिबली चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यू रही है, थ्राइव भी की है मेच्योर फेज में, तो पॉसिबली मेच्योर हड़प्पन फेज में भी वहाँ पे खेती होती ही होगी. फिर प्लोसेयर के टेराकोटा जो मॉडल्स हैं वो मिले हैं बनावली से, बहावलपुर से, और कुछ ब्रॉन्ज मॉडल्स भी वहाँ से मिले हैं. फिर एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन हो रही थी, जो कि हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश कम होती है, सेमी एरिड रीजन है. तो उन्होंने इरिगेशन की जो पद्धति है, मेथड, वो भी डेवलप की, लेकिन कैनाल इरिगेशन के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं. हालांकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको इंटरप्रेट किया गया है कैनाल इरिगेशन से, लेकिन स्मॉल स्केल कैनाल इरिगेशन ही जो मोस्टली स्कॉलर्स उसको मानते हैं. और मोस्टली स्कॉलर्स तो रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैनाल इरिगेशन थी. एंड दिस कैनाल इरिगेशन डिस्टिंग्विशेज हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया में कैनाल इरिगेशन एक्सटेंसिव तरीके से यूज हो रही थी. तो कैनाल इरिगेशन के ऐसे कोई सॉलिड सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक छोटे ही स्केल पे कैनाल इरिगेशन हो रही थी. लेकिन हाँ, इरिगेशन हो रही थी क्योंकि उन्होंने फ्लड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया था एज इरिगेशन. क्योंकि सेमी एरिड रीजन है तो उनको जो कब फ्लड आएगी उसके बारे में उनको जानकारी थी, और फ्लड की प्रेडिक्टेबिलिटी थी, किस सीजन में फ्लड आती है, कब इरिगेशन करना है. तो फ्लड अपने साथ साथ एलुवियल सॉइल लाती है जो एक काफी रिच फर्टाइल सॉइल होती है. तो उसको यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया था. और डबल क्रॉपिंग की भी उन्होंने मेथड डेवलप की थी. डबल क्रॉपिंग उस समय में और कहीं भी नहीं हो रही थी, मेसोपोटामिया या इजिप्ट में डबल क्रॉपिंग नहीं हो रही थी. मतलब कि एक ही खेत में अल्टरनेट क्रॉपिंग, जैसे या तो इधर वीट होगी तो अल्टरनेट यहाँ पे वीट राइस इस तरह से अल्टरनेट क्रॉपिंग होती थी इन डिफरेंट सीजन्स. तो एक सीजन में उन्होंने दो दो क्रॉप उपजाना शुरू कर दिया था सेम एग्रीकल्चरल लैंड से. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यील्ड दे रही थी. और एग्रीकल्चरल सरप्लस भी जनरेट हो गई थी. तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होने की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है, वो फूड सिक्योरिटी उन्होंने अचीव कर ली. और फूड सिक्योरिटी जब अचीव कर ली तो it freed some sections of society from the burden of food production. So they occupied other occupations, they indulged in other activities. And this gave impetus to craft activities. They adopted various occupations, various construction works, and this gave impetus to क्राफ्ट एक्टिविटीज. और क्राफ्ट एक्टिविटीज भी हम जब देखेंगे तो क्राफ्ट एक्टिविटीज भी काफी एक मास स्केल पे प्रोडक्शन हो रही थी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, और टेक्नोलॉजीज की यूज करके प्रोडक्शन की जा रही थी. तो एक मास प्रोडक्शन हो रही थी, और मास प्रोडक्शन हो रही थी इसका मतलब है कि जो और रीजन है, जो इकोनॉमी है, वहाँ पे
इन 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 आर्टिफैक्ट्स की, इन मटेरियल्स की डिमांड हो रही थी. सो दिस डिमांड इज पॉसिबल बिकॉज पीपल्स, जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो हड़प्पन्स की निश्चित रूप से काफी अच्छी रही होगी. सबसिस्टेंस में हमने एक क्वेश्चन को भी डील किया था, और वो प्रीवियस ईयर पूछी गई थी कुछ साल पहले. डू यू थिंक दैट हड़प्पन पीपल हैड वाइड सबसिस्टेंस बेस? सो डेफिनेटली सबसिस्टेंस बेस का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था. एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन थी, जिससे एग्रीकल्चर सरप्लस दे रही थी. और फिर एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग सबसिस्टेंस बेस को सपोर्ट कर रही थी. और जहाँ मेरिन रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे फिश हैं, टोर्टोइज हैं, तो उनको भी एज फूड खाया जा रहा था. तो सबसिस्टेंस बेस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर ली थी, और उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी उन्होंने अचीव कर ली थी. एक और क्वेश्चन को हमने डील किया था कि जो लिमिटेशन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, कि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वो सेमी एरिड रीजन है, और ग्राउंड वाटर भी वहाँ पे सैलाइन है. तो ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में उन्होंने क्यों सेटलमेंट बसाया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में? तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे उनको नेचुरली फायदा हो रहा था. एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी उस जगह की. दूसरी की वहाँ पे वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व कर रहे थे, यानी कि उनके पहले की बेस थी वहाँ पे. सो देवर इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज रीजन्स, देयर एंसेस्टर, क्योंकि एंसेस्टर की जो एक बिलोंगिंग थे अपने एंसेस्टर्स से, वो नियोलिथिक पीरियड, इनफैक्ट मेसोलिथिक पीरियड से ही वो फीलिंग इवॉल्व हो इमर्ज हो गई थी, और इवॉल्व होकर के मेच्योर हो चुकी थी. तो एक लगाव थी अपने जगह से, अपने एंसेस्टर्स से. तो इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना. और इन स्पाइट ऑफ द limitations ऑफ द रीजन, they adapted in such situations and developed some new techniques, innovations, and technologically uh, they also evolved technologically. And with the use of all these things, they managed to beat the limitations thrown to them by geographical conditions or environmental conditions. तो सबसिस्टेंस को हमने देखा था. इकोनॉमी की तीन पार्ट हमने बनाई थी: सबसिस्टेंस, क्राफ्ट एक्टिविटीज, और ट्रेड एंड कॉमर्स. तो जिसमें सबसिस्टेंस को हमने कवर किया था. आज हम क्राफ्ट एक्टिविटीज और ट्रेड एंड कॉमर्स को कवर करेंगे. फिर उसके बाद हड़प्पन पॉलिटी, सोसाइटी, और पॉसिबली रिलीजियस हड़प्पन रिलीजन को भी हम आज कवर करेंगे. उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाएंगी. जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. और जो क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ हम इसके पीवाईक्यू भी करते चलेंगे. तो हेडिंग डालते हैं क्राफ्ट एक्टिविटीज. तो हमने बताया था कि जब एग्रीकल्चर में सरप्लस जनरेट हो रही थी, एंड इट वाज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग नॉन फूड प्रोड्यूसिंग पीपल, नॉन फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी, सो उसकी वजह से सिटी लाइफ डेवलप हो सके. क्योंकि सिटी लाइफ में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो फूड प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं होती है. तो फूड प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके लिए फूड कोई और प्रोड्यूस कर रहा होगा, और सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस हो रही थी. तभी ये मेच्योर फेज में 700 सालों तक सिविलाइजेशन चली, 700 सालों तक सिटी लाइफ थ्राइव होती रही. और फूड सिक्योरिटी जब अचीव हो गई, तो दैट गेव टू that became a booster, a catalyst for craft activities.
And Harappans developed a well organized mass production of sophisticated and standardized craft activity or craft production. So Harappan people developed one of the most sophisticated craft traditions of ancient world. Archaeological evidences at many of the Harappan sites reveal a high degree of specialization. हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन यूनिट्स ऑफ मेजर्स को भी तो उन्होंने वहाँ यूनिट्स एंड मेजर्स के भी उन्होंने एक बहुत अच्छी सिस्टम डेवलप कर ली थी जहाँ पे छोटे यूनिट्स बाइनरी के रेशियो में थे और बड़े यूनिट्स डेसिमल के रेशियो में थे तो उसको यूज करके उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन उन्होंने अचीव स्पेशलाइजेशन की हाई डिग्री अचीव कर ली और टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो चुकी थी जैसे हम आगे देखेंगे कि एक स्टोन के को ड्रिल करने के लिए ड्रिलर उन्होंने बना ली थी और लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके वो ब्रॉन्ज या कॉप मेटल्स के आइटम्स आर्टिफैक्ट्स बना रहे थे तो टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने काफी ज्यादा यूज किया एंड दिस क्राफ्ट आइटम्स these artifacts reveal a high degree of specialization, techni- technically advanced, standardized, and mass-produced craft items. मास प्रोड्यूस्ड यानी कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में वो क्राफ्ट आइटम्स बना रहे थे और ये क्राफ्ट आइटम्स सिविलाइजेशन की सिग्नेचर है आर्कियोलॉजिकल सिग्नेचर है ये क्राफ्ट आइटम्स बताते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए थे अलग अलग रीजन्स एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़े हुए थे एंड इट वाज सोशली स्ट्रेटिफाइड देयर वाज सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी क्योंकि कुछ लग्जरी आइटम्स भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे या बाहर से मंगा रहे थे और जो नॉर्मल मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं वो भी प्रोडक्शन हो रहे थे उसकी काफी अच्छे स्केल पे सो दिस दिस इंडिकेट्स ए सोसाइटी दैट वाज डिवाइडेड और स्ट्रेटिफाइड क्राफ्ट एक्टिविटीज की बात अगर करें तो क्राफ्ट एक्टिविटीज में हम कई तरह के क्राफ्ट्स देखते हैं बहुत तरह के क्राफ्ट्स देखते हैं उनमें से कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज को हम यहाँ पे देखते हैं समझते हैं तो सबसे पहले क्राफ्ट एक्टिविटीज में सेरामिक्स आती है सेरामिक का मतलब है कि टेराकोटा को या क्ले को आग में पका करके जो भी चीजें बनाई जा रही है वो सभी सेरामिक्स में आएंगी तो सेरामिक विल कवर पॉटरीज ceramics will cover terracotta items टेराकोटा आइटम्स टेराकोटा मतलब क्ले की कुछ आइटम और और ceramics will also include bricks also तो सेरामिक्स में ये कुछ चीजें आती हैं पॉटरीज की अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर कोई क्राफ्ट आइटम सबसे अधिक बनी और सबसे अधिक यूज हो रही थी तो वो पॉटरीज थी हर एक ओकेजन के लिए पॉटरीज बन रही थी चाहे वो खाना बनाने के लिए या खाना को परोसने के लिए खाना को खाने के लिए स्टोर करने के लिए इवन सम पॉटरीज वर डेकोरेटिव आइटम्स some potteries had decorative purpose they had not utilitarian purpose they were produced for decoration as we see in today's society also
देर आर सम स्टैंडर्ड वेसेस जो लोग अपने घर में एज ए डेकोरेटिव आइटम के रूप में यूज करते हैं, रखते हैं। सो पॉटरीज वर मास प्रोड्यूस्ड। हर एक घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई पॉटरीज यूज कर रहा था। सो पॉटरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राफ्ट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द हड़प्पन पीपल। So pottery was mass produced, and there are various designs, shapes, and sizes of potteries. Potteries are produced in various shapes and sizes, and there were various designs in potteries also. पॉटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज की जा रही थी, और जो हम उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखते हैं, दो तरह की चीज देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में। कम से कम दो तरह की चीज देखते हैं। एक तो फास्ट टर्निंग व्हील वो बनाने लगे थे। फास्ट टर्निंग व्हील, फास्ट टर्निंग व्हील से फायदा ये हुआ उनको कि एक तो बहुत तेजी में पॉटरीज बन रही थी, और क्वांटिटी भी काफी ज्यादा बनने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉटरीज के शेप में एक सिमेट्री आने लगी, तो जिसकी वजह से उन्होंने पॉटरी प्रोडक्शन में भी एक स्टैंडर्डाइजेशन अटेन कर लिया। दूसरी टेक्निक है किल्न टेक्नोलॉजी। किल्न मतलब एक तरह का चूल्हा होता है, भट्ठी जिसको बोलते हैं। भट्ठी आपने नाम सुना होगा, जो चिमनी या भट्ठी कहते हैं जिसमें पकाया जाता है क्ले आइटम्स को या ईंटों को जिसमें पकाते हैं, तो उसको किल्न कहते हैं। तो एक किल्न टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी, इनोवेट कर ली थी, और इससे क्या था कि उन्होंने एक अपड्राफ्ट किल्न डेवलप कर लिया था। अपड्राफ्ट किल्न विथ मल्टीपल चैम्बर्स। अपड्राफ्ट किल्न विथ मल्टीपल चैम्बर्स, तो एक तरह का मान लो ये एक चूल्हा टाइप का, और इसमें कई सारे चैम्बर्स थे। कई सारे चैम्बर्स, अब फायदा क्या है इस चैम्बर्स का कि इन चैम्बर्स के थ्रू वो फायर को कंट्रोल कर सकते थे। कितनी आग चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, कितनी हीट चाहिए, वो इन चैम्बर्स के थ्रू वो कंट्रोल करके उतनी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से जो पॉटरीज हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल पॉटरीज और काफ़ी स्टैंडर्ड पॉटरी बनने लगी थी। और तीसरी इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम पॉटरीज में सरफेस ट्रीटमेंट में देखते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट यानी कि पॉटरीज के सरफेस को किस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो सरफेस ट्रीटमेंट हम उसके देखते थे कि सरफेस ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि वो जो स्लिप अप्लाई कर रहे थे उसमें, और जो डिजाइन्स वगैरह पॉटरीज में हम देखते हैं वो सरफेस ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। डिजाइन्स या इंसिजन्स या एप्लिक। इंसिजन का मतलब है कि जो पॉटरीज में
कट करके डिजाइन बनाई जाती थी पॉटरी के सरफेस पे, थोड़ी खोज के या कट करके कोई डिजाइन बनाई जाती थी और उसमें कलर अप्लाई की जाती थी। एप्लिक का मतलब है कि पॉटरी के सरफेस पे कोई आइटम चिपकाई जाती थी और उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट दी जाती थी और ये एक दूसरे से अटैच हो जाते थे। तो इस तरह के एप्लिक वेयर जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज में ज़्यादा देखने को मिली। मेच्योर हड़प्पन फेज में ये टेक्निक कम यूज हो रही थी। मेच्योर हड़प्पन फेज में डिजाइन के लिए वो इस पे स्लिप वेयर ज़्यादा यूज करते थे और पेंटिंग्स के थ्रू डिजाइन बनाते थे। So this shows the technologically advanced craft production in terms of at least pottery। इसी तरह की टेक्नोलॉजी हम दूसरे क्राफ्ट एक्टिविटी, दूसरे क्राफ्ट आइटम्स में भी देखते हैं। बीड्स में देखेंगे, सील मेकिंग में देखेंगे, और भी जो कई तरह के आइटम्स हैं जैसे ज्वेलरी मेकिंग है, मेटल वर्क्स हैं। तो इन सब में हम कुछ एक टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके सारे क्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते थे। अब ये पॉटरीज की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो जो इनकी कंटेम्प्रेरी इम्पोर्टेंस रही होगी कि ये खाना बनाने से लेकर के जो लगभग उनकी लाइफ की हर एक एक्टिविटीज में इनकी यूज हो रही थी। तो एक तो डेली कंजम्पशन के लिए, डेली यूज के लिए पॉटरीज बन रही थी। पॉटरीज को स्टोर करने के लिए भी बनाई जाती थी, जैसे स्टोरेज के लिए स्टोरेज बीन्स बनाए जाते थे। फिर पॉटरीज की रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस भी थी। रिचुअलिस्टिक पॉटरीज भी थी। रिचुअलिस्टिक पॉटरीज हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉटरीज हैं जो मिनिएचर पॉट्स। मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटे, काफी छोटे। और जो पॉट्स हैं उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कालीबंगान में कुछ पॉट्स मिले हैं फायर अल्टार्स में। फिर जो घरों में पॉटरीज मिले हैं उनमें से कुछ पॉट्स ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं जो देख करके लगता है कि वो नॉर्मल बर्तन से अलग रखी गई थी। और जो उनके आसपास कुछ ऑफरिंग्स थी या पॉटरीज को एज ए ऑफरिंग्स वो में भी यूज करते होंगे। तो इन कॉन्टेक्स्ट को देख करके हम कह सकते हैं कि पॉट जो रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए भी पॉटरीज बनाई जाती थी। आज भी आप अपने घरों में देखेंगे जो पूजा का सामान है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक बर्तन टाइप का होगा ही, जिससे जल चढ़ाते हैं या जो फूलदानी ही देखते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें वो लोग भी बनाते थे। तो पॉटरीज एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी बन जाती है हमारे लिए भी। पॉटरीज, इनके पॉटरीज काम की है। उनके पोर्ट्रेज को देख करके हम उनके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया लगा सकते हैं, उनकी रिलीजियस या टेक्नोलॉजी के बारे में या उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज के बारे में। हम कुछ आइडियाज हमको उनकी पोर्ट्रेज से मिल जाती हैं। तो ये हो गई पॉटरीज की बात। पॉटरीज के अलावा टेराकोटा आइटम्स भी काफी ज्यादा बनते थे। टेराकोटा आइटम्स यानी मिट्टी के कई सारी चीजें बनते थे, जैसे फिगराइंस, स्पेशली फीमेल फिगराइंस। स्पेशली फीमेल फिगराइंस से ज़्यादा, ह्यूमन मेल फिगराइंस से ज़्यादा क्वांटिटी में फीमेल फिगराइंस दिखे हैं। और फीमेल फिगराइंस में कुछ फिगराइंस को मदर गॉडेस भी माना गया है। उनकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मानी जाती है। तो सारे फीमेल फिगराइंस रिलीजियस, मतलब रिलीजियस फिगर्स नहीं थे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे फीमेल फिगराइंस के, टेराकोटा फिगराइंस, जिसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिगराइन को मदर गॉडेस के नाम से उसको जाना गया। अदरवाइज देयर वर मल्टीपल फीमेल figurines which were just replica of ordinary women and
पॉसिबली दे वर यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम्स। फिर ह्यूमन फिगराइंस के अलावा कई सारे एनिमल्स के भी फिगराइंस मिले हैं। मंकीज, बफेलो, बुल, राइनोसोरस, रैबिट। फिर बर्ड्स के भी फिगराइन मिले हैं। कुछ फिगराइंस जैसे ह्यूमन मास्क के मिले हैं, ये जो पीछे स्लाइड में मैंने बताया था, आपको दिखाया था कि ये मास्क ह्यूमन मास्क की भी फिगराइन है। फिर कुछ फिगराइंस ऐसे टेराकोटा मॉडल्स हैं जो कार्ड्स के मॉडल हैं। फिर कुछ ऐसे टेराकोटा केक्स हैं, टेराकोटा डिस्क्स हैं। तो और टेराकोटा बैंगल्स हैं, यानी कि टेराकोटा के ज्वेलरीज भी बनते थे। टेराकोटा के ज्वेलरीज भी बनते थे। तो टेराकोटा के ज्वेलरीज कौन यूज करेंगे? जो प्रोस्पेरस सेक्शन होंगे सोसाइटी के, या जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे सोसाइटी के? जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे सोसाइटी के। So in craft items also we can see the uh, stratification in society. टेराकोटा के अलावा ब्रिक्स हमने टाउन प्लानिंग में भी देख टाउन प्लानिंग में ही देखा था कि एक स्टैंडर्डाइज ब्रिक की रेशियो मेंटेन की जा रही थी, 1:4, 2:4 की। और ब्रिक्स की इतनी स्ट्रक्चर्स हमने देखी हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ baked bricks. So brick was also mass produced. सिरामिक के बाद हम स्टोन वर्क्स देखते हैं। तो कई तरह के स्टोन्स हैं। वैसे तो हम स्टोन की बीड्स भी देखेंगे, और जो स्टोन स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं तो उसमें हम स्कल्पचर्स देखते हैं, स्कल्पचर्स एंड टूल्स। तो स्टोन स्कल्पचर में सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टीटाइट स्टोन की स्ट्रक्चर है, जिसको हम बियर्डेड प्रिस्ट के रूप में जानते हैं। ये मोहनजोदारो से मिली है। इसके अलावा एक ह्यूमन टॉर्सो भी मिली है। ह्यूमन टॉर्सो, टॉर्सो मतलब कमर से ऊपर की पोर्शन, गर्दन और कमर के बीच की पोर्शन को टॉर्सो कहते हैं। तो ह्यूमन टॉर्सो भी हमें स्टोन की मिली है। स्टोन टूल्स में हमें कई सारे जैसे ब्लेड्स मिले हैं, चर्ट के ब्लेड्स मिले हैं। और ड्रिलिंग स्टोन्स भी मिले हैं। एक ड्रिल का स्टोन में ड्रिल करने के लिए भी जो टूल्स बनाई गई थी, ड्रिलिंग स्टोन्स। तो स्टोन के भी वहाँ पे कई सारे हमें आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन साइट्स से मिले हैं। Metal works was also one of the important craft activities, and possibly metal artifacts were used by prosperous sections of the society. It was considered luxury item. But there were many copper utensils also, and they were possibly used by common people as well. तो मेटल वर्क्स में हम मेटल के ब्रॉन्ज के स्कल्पचर देखते हैं, और यूटेंसिल्स भी हम मेटल से देखते हैं। इसके अलावा हमें मेटल्स के टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चरल आइटम, जो फाल में, हल की जो फाल होती है, तो इस फाल में मेटल को यूज करके, कॉपर को यूज करके या ब्रॉन्ज को यूज करके इसमें और पैनापन, इसमें और जो धार बनाई जाती थी। क्योंकि ये जो अगर लकड़ी की होगी तो जमीन में जाने के बाद जब इसको खींची जाती है, जमीन में प्लो की जाती है, तो ये लकड़ी की ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है और जल्दी टूट जाती है। वहीं कॉपर या ब्रॉन्ज के अगर ये फाल बनाएंगे तो ये तो एक तो जमीन में ज़्यादा गहरी गहराई तक जा सकती है, और ड्यूरेबल भी होती है। तो मेटल वर्क्स में हम ये चीज़ें देखते हैं। फिर ज्वेलरी मेकिंग में भी, ज्वेलरी मेकिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट आइटम, एंड
We find so many different types of jewelries that Harappan people was wearing, like bangles, earrings, necklaces, pendants, bracelets, rings और हेड पिन्स। तो कई तरह के ज्वेलरी भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई सारे हड़प्पन साइट्स पे हमें मिले। So jewelry making was also one of the important craft activity. In fact, जो हड़प्पन वुमेन जो हेड पिन्स या नेकलेसेस यूज कर रहे थे, तो सेम उसी तरह की जो एक तो हेयर ब्रेड होती है, जो बालों की डिजाइन होती है, तो वो मेसोपोटामिया की भी एलिट वुमेन उस चीज को कॉपी करती थी। ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखी हुई है। So you can see the influence of Harappan civilization on Mesopotamian civilization. फिर एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी है सील मेकिंग एंड बीड मेकिंग। So Harappan seals were one of the distinctive artifacts produced by the Harappan people, and and these seals, and in fact these craft items, particularly seals, beads, and potteries, are central to understand Harappan society, Harappan economy, Harappan art, and Harappan religion. तो इस चीज को मतलब लिख लो, क्योंकि ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन में काम आएगी। आंसर में आपको इंट्रोडक्शन देने में ये चीजें काम आएंगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो हड़प्पन सील्स की जब हम बात करते हैं, तो हड़प्पन सील्स आर मोस्टली स्क्वायर शेप्ड, but some seals are also circular, and still fewer are cylindrical shaped। ये जो सिलिंड्रिकल बी सील्स हैं, तो ये वेस्ट एशिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सिलिंड्रिकल सील्स चलते थे। तो मेसोपोटामिया की इन्फ्लुएंस मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, इन एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल सील्स। Material used was steatite. Primarily steatite. Steatite is a type of soft stone। तो स्टीटाइट की सील्स प्राइमरीली बनाई जाती थी, बट रेयरली some copper seals were also produced, and some fence seals are also produced. In fact, some ivory seals were also produced. Now, these seals are important. uh, Why these seals were prepared? Harappan civilization में thousands of seals were discovered at many of the Harappan sites. So why these seals were produced? Archaeology tries to answer these questions, but in the absence of literary records, nothing can be said with certain. Will be only speculations. So possibly these seals had multifunctionality. These seals had multifunctionality. Maybe they were used as a status marker,
or they may be some clan symbols. They may be used as a quality certification, or they could be, or they could have been used as identity cards as well. So if we analyze the functions of the seal, we can see that it had social, economic, as well as political utility. At least 9 different varieties of seals were discovered. 9 different varieties. और इन डिफरेंट वैरायटीज में हमें एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं, फिर कुछ ऐसे मिथिकल फिगर्स भी हैं। एंड एंड सील्स और कई सारे सील्स पे कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई है। एनिमल मोटिव में सबसे पॉपुलर यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न सील इज मोस्ट पॉपुलर। यूनिकॉर्न की सील सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब यूनिकॉर्न ऐसे एनिमल कौन सी थी, ये तो शायद ये भी एक मिथिकल एनिमल थी। इट इज ए इट वाज ए हॉर्स लाइक एनिमल विथ वन हॉर्न। So unicorn seal was the most popular seal. Other than unicorn seal, there were seals. The animal motifs were elephants, tiger, rhinoceros, crocodile, water buffalo, bison, humped bull, humpless bull. एक्चुअली अलेक्जेंडर कनिंघम को जो सबसे पहले सील मिली थी हड़प्पा में, वो हम्पलेस बुल की ही सील मिली थी। तो इंडिया में उनको लगता था कि हम्पलेस बुल इंडिया में नहीं मिलती है, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये जो सील है ये पॉसिबली बाहर से आई हुई कोई सील है, वो इंडिया की नहीं हुई, नहीं इंडिया की नहीं है। मिथिकल फिगर में हमें कुछ हाइब्रिड फिगर्स देखने को मिले। हाइब्रिड फिगर्स मतलब कि बॉडी ऑफ एनिमल और बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड मतलब कि मिक्स्ड फिगर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। किसी सील में एनिमल की माउथ है तो बॉडी ह्यूमन बीइंग्स की है, तो किसी में एनिमल बॉडी पे ह्यूमन बीइंग्स की फेस बनी हुई है। सो हाइब्रिड फिगर्स भी हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सील्स में। इसके अलावा हॉर्न्ड डेटी की सील भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। सो हॉर्न डेटी दो तरह के, एक तो जिसको पशुपति सील के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, और एक नॉर्मल कोई दूसरी इडिफैलिक हॉर्न डेटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इडिफैलिक मीन्स
इरेक्ट पेन। फिर कई सारे ऐसे सील्स थे जिसमें मोटिव्स और स्क्रिप्ट्स दोनों ही लिखे हुए थे। मोटिव्स प्लस स्क्रिप्ट्स दोनों ही, मोटिव्स प्लस स्क्रिप्ट्स दोनों ही उस सील में इंस्क्राइब किए हुए थे। तो पॉसिबली वो मे बी किसी मर्चेंट की वो कोई हो सकती है कि पर्टिकुलर गिल्ड की वो सील हो, या कोई दूसरी भी चीजें हो सकती है। Now, what is the significance of Harappan seals for us? So, Harappan seals provide a window to look into their social, economic, political, and cultural spheres. So, Harappan seals provide a window to look into their social, economic, political, and cultural spheres. These seals are also important source of Harappan script, their writing, because Harappan writings are mostly written on potteries and seals. So seals and potteries are also important source of Harappan script. They are also important source to look into their religious beliefs. क्योंकि हॉर्न्ड डेटी, बुल, हम्प्ड बुल, फिर कई सारे ऐसे फिगर्स हैं जैसे पीपल लीव्स। तो एंड these animals also, these mythical figures, जैसे एक स्वास्तिका की भी अ, स्वास्तिका की भी सील हमें मिली है। सो पॉसिबली ये उनकी कोई रिचुअलिस्टिक इसमें सिग्निफिक रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट रही होगी। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट बिलीफ सिस्टम, व्हाट वाज द एग्जैक्ट बिलीफ सिस्टम, what this swastika or this horn deity or any other figure meant to Harappan people. Unfortunately, archaeology cannot provide answer of these aspects. But what archaeology tend to answer is the ritualistic aspects, the importance of these items or these symbols in their rituals and social life. Other than seal, one important craft activity was bead making. Harappan beads were proliferate. It was omnipresent. Almost every site had yielded these beads. Tens of thousands of Harappan beads have been discovered so far. So you can very well imagine the level of bead production and the importance of beads in the life of Harappan people. So bead making was one of the important craft activity of Harappan people.
There were specialized centers for bead production. For example, Chanhutaro, Lothal, Nageshwar, बालाकोट। इनमें लोथल, नागेश्वर, बालाकोट ये सभी गुजरात में है और ये सभी कोस्टल रीजन है। और गुजरात में स्टोन्स काफी ज्यादा मिलते हैं, इस तरह के स्टोन्स काफी ज्यादा मिलते हैं। सो गुजरात वाज इम्पोर्टेंट। Gujarat contained many of the sites which were especially known for bead production. These beads were made of semi-precious stones. Semi-precious stones such as lapis lazuli, turquoise, jade, jasper, agate, carnelian, chalcedony, etc. तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बीड्स बनते थे। इसके अलावा जो बीड्स थे वो टेराकोटा के भी बीड्स बनते थे। टेराकोटा के बीड्स हैं या शेल के। शेल जो शंख जिसको बोलते हैं, जो एक मैरीन एनिमल, शेल, उसके जो ऊपर की कवर है शेल, तो शेल के बीड्स भी बनते थे। सो सेल वर्क इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी, क्योंकि सेल के बीड्स बनते थे, सेल के बैंगल्स बनते थे, सेल की जो नेकलेसेस वगैरह थी वो बनते थे। तो shell making was also one of the important craft activity of Harappan peoples or the Harappan civilization. So beads were made of terracotta, shell, फिर बोन्स। बोन्स के भी बीड्स मिलते थे। इसके अलावा मेटल के भी बीड्स मिलते थे, जैसे कॉपर या ब्रॉन्ज के बीड्स भी बनाए जा बनाए जाते थे। गोल्ड और सिल्वर के भी बीड्स बनाए जाते थे। तो बीड मेकिंग वाज one of the most important craft activities of the Harappan people, and Harappan traded in beads also. Beads are made in different shapes and sizes. So we have various kinds of beads. We have various kinds of beads. We have long carnelian beads, long barrel-shaped beads, short barrel-shaped beads. We have cylindrical beads. We have disc-shaped beads. We have cylindrical हो गई, disc shaped हो गई। We have button shaped beads as well. So various kinds of beads and of various materials were produced, and they were used and traded. By looking at the beads, we can definitely say that there was some sort of social stratification. तो beads की importance आज के संदर्भ में, आज के टाइम में हम हड़प्पन सोसाइटी को भी समझ सकते हैं बीड्स को देख करके। एटलीस्ट हम ये तो बता सकते हैं देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बिकॉज beads were produced of semi-precious stones as well as terracotta shells and bones. So if you look at these beads, these semi-precious stone beads possibly were used by the affluent sections of the society, and for the common people, these terracotta beads, shell beads, or
stone or bronze beads were prepared, or the common people used these beads. So we can very well infer there was social stratification in Harappan society. And what was the use of beads? Why they produced beads? So possibly for personal adornment, जैसे वे बीड्स की ज्वेलरीज पहनते होंगे, ब्रेसलेट्स पहनते होंगे, तो खुद को डेकोरेट करने के लिए, खुद को एडॉर्न करने के लिए, खुद को सजाने के लिए वो बीड्स यूज करते होंगे. Beads can be used as identity markers also. Could have been used as identity markers. स्कोप तो है ही. आइडेंटिटी मार्कर से बेटर है इसको हम स्टेटस मार्कर खेलें. राइट, अब ज्यादा सही लग रही है. सो स्टेटस मार्कर्स की तरह भी वो बीड्स यूज होते होंगे. देन बीड्स में ट्रेड तो होती थी, जितने भी क्राफ्ट आइटम्स थे सब में ट्रेड होती थी. And Harappan beads were found in distant regions in Mesopotamia, in Central Asia, in Turkmenistan, in Persian Gulf regions, in जो मॉडर्न डे कुवैत है, ओमान है, तो यहाँ भी हड़प्पन बीड्स मिले. सो बीड्स वर important trade items as well, and Harappan beads were demanded in uh, different regions of the world, like in Central Asia, in Western Asia, and in Persian Gulf. और एक और बीड्स की यूज देखी गई, वो उनको रिचुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी बीड्स को देखा गया, क्योंकि बीड्स के जिस कॉन्टेक्स्ट में बीड्स मिली हैं, जैसे कहीं कालीबंगान में और लोथल में फायर अल्टार्स में बीड्स मिली, एंड बीड्स वर used as votive offerings to their deities. And beads were also used as grave goods. They were used in burials also. Potteries were also used as votive offerings. Potteries were also used as grave goods. Some of these craft items had close association with the people of Harappan times. तो अगर जैसे मान लो, ये तो क्वेश्चन अब नहीं पूछती डायरेक्टली कि क्राफ्ट एक्टिविटीज के बारे में आपको लिखनी है. हाँ, ये जरूर पूछती है कि जो क्राफ्ट एक्टिविटीज है, जैसे पॉटरी मेकिंग है, बीड मेकिंग है, सील मेकिंग है, तो ज्वेलरी मेकिंग है, तो इससे जो उस समय की सोसाइटी है, या उनकी जो कल्चरल बिलीफ सिस्टम है, या पॉलिटी है, उसके बारे में क्या आप क्या अंदाजा अंदाजा लगाया जा सकता है. तो वो वहां से कोरिलेशन जरूर पूछती है. या क्राफ्ट आइटम्स की कंटिन्यूटी जो हम देखते हैं, जैसे कॉपर की हम कितनी यूज देखते हैं, आज अभी भी घर में हम कॉपर यूज करते हैं. और हड़प्पन पीपल, डिस्पाइट being technologically advanced, and they were able to produce bronze items which were more durable and more strong, but they preferred copper. So it was the cultural preference for copper. और कॉपर की जो यूज है, कॉपर को हम आज भी अपनी कल्चरल, उस कॉपर की कल्चरल प्रेफरेंस है आज भी हमारे घरों में है. जैसे कॉपर के बर्तन में कहा जाता है कि आपने भी सुना होगा कि कॉपर में रखे हुए बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए, या कॉपर के बर्तन में आप जो घर में पूजा पाठ होती है, वो कॉपर के बर्तनों में, कॉपर की उसमें जो यूटेंसिल्स हैं, वो कॉपर की ही ज्यादातर यूज होती है. सो कॉपर की कल्चरल प्रेफरेंस आज भी है. So in that sense, you can connect Harappan tradition with
modern traditions, or you can highlight the cultural continuity from Harappan's times to modern times. So in this way, questions are being asked in UPSC exams, एंड आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावे भी हैं कई क्राफ्ट एक्टिविटी, जैसे बोट मेकिंग है। तो बोट मेकिंग में बोट के तो एविडेंस मिले नहीं है, बोट के जो भी एविडेंस मिले वो जो टेराकोटा मॉडल्स हैं, या सील पे, हड़प्पन सील्स पे इनकी डिपिक्शन है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि बोट मेकिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी। देन वीविंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी, क्योंकि टेक्सटाइल की जो एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस भी है, और कुछ कुछ ऐसी जो फिगर्स हैं, जैसे ये जो बियर्डेड प्रिस्ट हमने देखा था, तो बियर्डेड प्रिस्ट आपको याद होगी कि एक शॉल लपेटे हुए हैं। तो ये जो है ये एक एविडेंस है कि दे यूज्ड दे प्रोड्यूस्ड दिस टेक्सटाइल्स, पॉसिबली कॉटन, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा होती थी। ये जो टेराकोटा फिगर देख रहे हैं, इसमें आप एक तरह की स्कर्ट देख सकते हैं, मिनी स्कर्ट देख सकते हैं। और कॉपर की एक, सॉरी, ये जो वीविंग है, ये कुछ ऐसे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं स्पिंडल वॉल्स के। स्पिंडल वॉल्स बोलते हैं जो एक सूत काटने के लिए, धागे काटने के लिए, आप देखा, अगर कहीं देखा होगा तो इस तरह से होती है, इसमें धागे लपेटे जाते हैं, फिर उसके बाद वीविंग में इसको यूज किया जाता था, कपड़े की बुनाई में इसके बाद धागों को यूज किया जाता था। तो स्पिंडल वॉल्स के भी एविडेंस मिले, टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, कुछ डिपिक्शंस भी। फिर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ टेक्सटाइल कैन बी सीन फ्रॉम सम कॉपर और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स, जिसमें जो कोरोडिंग जो मेटल थी उसके साथ कॉपर के कुछ ऐसे थ्रेड्स मिले हैं, इंटैक्ट मिले हैं। तो मॉइस्चर हो सकता है कि वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट हो गई होगी, जिसकी वजह से वो थ्रेड बच गई। फिर सील्स में भी हमें, सील्स के पीछे वाले पोर्शन में हमें कुछ जो ऐसे हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी, यहाँ पे थ्रेड के कुछ मार्क्स मिले हैं। सो इससे पॉसिबली जो गुड ट्रेडेड आइटम्स थी, ट्रेड गुड्स थी, उनके ऊपर एक सील्स लगाई जाती होंगी, या फिर ठप्पा लगाया जाता होगा, तो उसके साथ वो अटैच्ड रह गई। तो वो एविडेंस भी हमें मिली। सो वीविंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी। इसके अलावा कई सारे क्राफ्ट एक्टिविटीज हैं जो मेंशन मैंने नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक मैशनरी भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रही होगी। तो मैशनरी मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनाने वाले होंगे, तो कितने कई सारे घड़े हमने देखे, कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं। तो निश्चित रूप से मैशनरी भी एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी रही होगी। इसके अलावा क्राफ्ट एक्टिविटीज तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशंस होंगी, जैसे शॉपकीपिंग भी वहाँ पे जरूर होती होगी, शॉपकीपिंग भी होती होगी। तो हालांकि डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिले हैं इसके। और इसके अलावा जो ऑक्यूपेशंस हम देख सकते हैं, तो मेसोनरी तो हमने लिख लिया है।
और एक्टिविटीज में जैसे बीड मेकिंग ये देखते हैं ना, तो बीड मेकिंग इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे सबसे पहले बीड तो स्टोन्स की होती थी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स की जनरली। तो उसके लिए हमें स्टोन को क्वेरिंग करना पड़ता होगा, है ना। क्वेरिंग के बाद फिर उसको कटिंग, फिर रिफाइनिंग, ड्रिलिंग, पॉलिशिंग, और फाइनली फिनिशिंग। So it involves a large, it involves a number of steps, number of production stages, and various people must have been employed in these activities. फिर ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन रही होगी. So in this way, you can answer if there is any question about the craft activities or occupations of Harappan civilization or the Harappan people. तो इस तरह से आप इस चीज को आंसर कर सकते हो. कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से. फिर क्राफ्ट एक्टिविटीज में एक क्वेश्चन आपको बनेगी कि मान लो ये क्वेश्चन है कि जैसे इसके टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, हड़प्पन क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताती है, वो पूछ सकती है. या हड़प्पन क्राफ्ट की सोशल सिग्निफिकेंस क्या रही होगी, वो पूछ सकती है. या जो हमें आज जो एज ए सोर्स ऑफ स्टडी हड़प्पन क्राफ्ट्स कैसे यूज की जा सकती है, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि हड़प्पन जो क्राफ्ट्स हैं, दैट प्रोवाइड ए विंडो इनटू द डेली लाइफ, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल. तो उसके बाद हम उस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा है. कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे तो यहाँ एक दूसरी नोटबुक में लिखे मैंने. ओके. कमेंट ऑन द टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन ऑफ हड़प्पन क्राफ्ट. टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन ऑफ हड़प्पन क्राफ्ट्स. तो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के बारे में हमें बताना है, कमेंट करना है. तो टेक्नोलॉजी में तो हम बता सकते हैं हड़प्पन क्राफ्ट में, जैसे स्टोन के टूल्स बनाने में, स्टोन के आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए एक क्रेस्ट गाइडेड रिज टेक्निक को उन्होंने डेवलप कर लिया था, जिससे मल्टी एक सिंगल स्टोन से, एक बड़े स्टोन से मल्टीपल स्मॉल स्टोन आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड. जैसे यहाँ से जो दोनों साइड से लेयर को रिमूव कर ली जाती थी, जिसकी वजह से जो बीच में आप देखेंगे कि एक एक रीज टाइप की बन जाती है. तो इसी को क्रेस्टेड गाइडेड रीज टेक्निक कहते हैं. ज़्यादा डिटेल में आपको इसको जानना नहीं, आप इसको यूज करके, वर्ड को यूज करके लिख सकते हैं, और इसकी वजह से आप बता सकते हैं कि इससे मल्टीपल स्टोन आइटम्स, मल्टीपल टूल्स
कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम a सिंगल स्टोन। फिर मेटल में हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक को बताएंगे कि इन्होंने ये टेक्निक डेवलप कर ली थी। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है कि हड़प्पन्स क्या करते थे कि वैक्स की कोई फिगर बना ली। जैसे हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखते हैं, तो वैक्स की एक फिगर उन्होंने बना लिया। ये वैक्स की फिगर, अब इसके ऊपर से क्ले की लेप लगा देते थे। इसको क्ले से कवर कर दिया। जिस तरह की ये शेप उन्होंने बनाई है, इसको क्ले से इसकी कवरिंग कर दी। अब इसको फायर में पका लिया। इसको फायर में पका लिया। फायर में पका लिया तो अंदर की जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी, और बाहर की जो क्ले है वो सॉलिड हो जाएगी। अब जो क्ले से इसके ऊपर लेप लगाते थे, इसको कवर करते थे, तो एक होल जैसा छोड़ दिया जाता था। तो जब ये वैक्स पिघल जाती थी, इस वैक्स को इसके थ्रू निकाल लिया जाता था। और जो मोल्टेन मेटल्स थे, जैसे ब्रॉन्ज की या कॉपर की, जो मोल्टेन फॉर्म में, ये मोल्टेन मेटल्स को इसमें डाल करके और वापस से एक हथौड़े से जो भी ये चीज रही होगी उससे इसको क्ले को तोड़ दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था। और फाइनली इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद, जो भी फिनिशिंग है लास्ट में, वो फिनिशिंग दे करके आर्टिफैक्ट्स बना लिए जाते थे। टूल्स या आर्टिफैक्ट्स मेटल्स के बना लिए जाते थे। सो दिस वाज द टेक्नोलॉजी they had devised for making metal tools and metal artifacts. फिर बीड मेकिंग के लिए बीड मेकिंग के लिए उन्होंने केमिकल, उनके उनकी केमिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, क्योंकि दो तरह के बीड हम काफ़ी स्टैंडर्ड बीड्स देखते हैं। एक तो कार्नेलियन की बीड, और फैंस की बीड। फैंस आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता था। क्वार्ज को बारीक जो पाउडर बना लिया जाता था, उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स करके, कलर मिक्स करके, उसमें कलर, वो ग्रीन कलर की होती थी, तो उसमें एक वो बना करके, एक मतलब कि मोल्ड बना करके उससे बीड्स या दूसरे आइटम्स बनाए जाते थे। तो कार्नेलियन और फेंस आइटम्स को बनाने के लिए, कार्नेलियन को बनाने के लिए तो एक ग्लेजिंग टेक्निक चाहिए, ग्लेजिंग एंड फाइडिंग। और फेंस को बनाने के लिए केमिकल अंडरस्टैंडिंग। जब इसको फिर जो फाइनल टच दिया जाता था, तो वो शाइनी ग्रीन कलर की वो शाइन उसमें से निखर के आती थी। So carnelian and fence beads and lapis lazuli beads was important items which was demanded outside the Harappan regions, particularly the well-affluent regions of Mesopotamia and Persian Gulf region. फिर पॉटरी मेकिंग में भी हमने देखा था एक टेक्नोलॉजी। पॉटरी मेकिंग में भी हमने एक किल्न टेक्नोलॉजी देखा था, जिसमें अपड्राफ्ट किल्न विथ मल्टीपल चैम्बर्स वो उन्होंने बना लिए थे। जिसमें फायरिंग को उन्होंने, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो मल्टीपल चैम्बर्स उन्होंने बनाए थे। फास्ट व्हील्स की यूज। तो ये सभी टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन उनके क्राफ्ट एक्टिविटीज में आप बता सकते हैं। एक दूसरी क्वेश्चन है, क्राफ्ट से ही रिलेटेड है।
हाउ फार हड़प्पन क्राफ्ट्स कैन बी यूजफुल इन reconstructing हड़प्पन सोसाइटी और रिलीजन। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकती है। हाउ फार यानी कि करेगी लेकिन एक लिमिट तक करेगी, इसके आगे नहीं कर पाएगी। इस तरह से आपको आंसर करना है कि क्या क्या बताएगी, वो आपको बताना है कि सोसाइटी के बारे में क्या बताती है। एक तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी सोफिस्टिकेटेड थी। सोसाइटी के बारे में बताती है सोसाइटी वाज स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। कुछ रिलीजन के बारे में बताती है क्योंकि कुछ बिलीव्स, कुछ रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स हमें बताती है। Potteries were used as votive offerings, and there are some टेराकोटा आइटम्स, जैसे मदर गॉडेस की हम आइटम देखते हैं, फीमेल फिगराइन देखते हैं, तो उनके ईयर्स के पास एक तरह की कप टाइप की बनी हुई है, दोनों ईयर के पास। तो अब इस कप टाइप ईयरिंग ईयर्स में तो कप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कुछ बर्न्ट मार्क्स हैं। सो मे बी दे वर यूज्ड एज लैम्प्स, जो दिया होती है, तो उसके लिए भी ये वो यूज किए जाते होंगे। कुछ फिगराइंस में ऐसे जो पिंच मार्क्स हैं, तो एक तरह की हो सकती है कि उस समय कोई जो इंसेंस स्टिक्स होती है, अगरबत्तियां होती होंगी, इसमें लगाते होंगे, यूज करते होंगे। तो रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में भी वो काफी कुछ हमें बताती है, लेकिन एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है। सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, ये बताती है, लेकिन व्हाट वाज जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में हमें नहीं बताती है। स्टेटस ऑफ वुमेन, ये ज्यादा नहीं बताती है। रिलीजन में भी हम देखेंगे तो रिलीजन में, जब हम रिलीजन को पढ़ते हैं तो रिलीजन के दो एस्पेक्ट बनते हैं। रिलीजन के दो एस्पेक्ट बनते हैं, एक बनती है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, जो मोस्टली इसकी फिलोसफी, रिलीजन की जो फिलोसफी होती है वो इसमें डील होती है। और दूसरी रिलीजन की रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट। तो ये क्राफ्ट आइटम्स रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में तो हमें बताती हैं, लेकिन मेटाफिजिकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं बता पाती। तो इनकी लिमिटेशन है। सोसाइटी को या रिलीजन को या पॉलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में इन क्राफ्ट्स की लिमिटेशन है। कुछ हद तक बताती है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें ये हमसे क्लियर नहीं कर पाती। और ये तभी पॉसिबल होंगी जब लिटरेचर को डिसाइफर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम अब बात को कंक्लूड करेंगे। एक और क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो, कि वर हड़प्पन क्राफ्ट्स, हड़प्पन क्राफ्ट्स मार्केट ड्रिवन थी या एलिट ड्रिवन? कॉमन पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा बनाई जाती थी, मास प्रोडक्शन ज़्यादा बनाई जाती थी, या एलिट के लिए, या जो वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ज़्यादा बनाई जाती थी? तो इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए आपका? एलिट के लिए हड़प्पन क्राफ्ट बनाई जाती थी या
मासेस के लिए। तो आर्कियोलॉजी हमें क्या बताती है कि देयर वाज proliferation of Harappan crafts. Almost every site yielded Harappan crafts. Proliferation, that means it was mass produced. But there were also crafts which were explicitly used by elite sections, like some luxurious items, some semi-precious beads, jewelries, jewelries of precious metals, gold, silver, etc. फिर कई तरह के जो स्टैंडर्ड वेसल्स थे, पॉटरीज थे, वेसेज थे, वेल डेकोरेटेड स्टैंडर्ड पॉटरीज, वो एलिट क्लास के लिए वो चीज बन रही थी। लेकिन फिर टेराकोटा आइटम भी तो बन रहे थे, कुछ स्टेटाइट फिगर्स भी बन रही थी, फिर बैंगल्स या जो बीड्स थे वो कुछ नॉर्मल स्टोन्स के भी बन रहे थे। ज्वेलरीज भी हम देखते हैं तो कई तरह की ज्वेलरीज हमें देखने को मिलती हैं। मतलब जो वेल ऑफ सेक्शंस के लिए भी जो ज्वेलरीज हैं, तो कॉमन पीपल के लाइक भी ज्वेलरीज हम देखते हैं यहाँ पे क्राफ्ट ट्रेडिशन में। तो इट वाज बोथ इनफैक्ट। आज की भी सोसाइटी देख लो ना, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि मास प्रोडक्शन भी होती है, जो कॉमन पीपल है वो भी चीज़ें यूज कर रही है, मार्केट से चीज़ें यूज कर रही है, और जो एलिट क्लास है वो भी चीज़ें यूज कर रही है। सो फॉर एवरी टाइम, आई मीन फॉर all the periods, there will be both market driven items as well as elite items. तो इसमें हमें कोई स्टैंड नहीं लेनी है, इसमें हमें एग्री करना है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। हर एक सोसाइटी, हर एक सिविलाइजेशन में मार्केट ड्रिवन क्राफ्ट्स भी बनते हैं और एलिट ड्रिवन क्राफ्ट्स भी बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक सिम्बायोसिस की तरह, इस सिम्बायोसिस करके इसमें हमें बिना कोई स्टैंड लिए दोनों बातों को रखेंगे कि कॉमन पीपल के लिए भी क्राफ्ट बनती थी, विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस शोइंग दीज आइटम्स लाइक टेराकोटा एंड अदर सिंपल स्टोन आइटम्स फॉर mass driven for common people, and these luxurious items for the elite classes। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आंसर किया जा सकता है। तो हड़प्पन क्राफ्ट में उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज बातें समझ में आई होगी, और आपने देखा कि हड़प्पन क्राफ्ट मास प्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्स बनाते थे हड़प्पन पीपल। इस वीडियो में हम बस क्राफ्ट को ही डील कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ट्रेड है, हड़प्पन ट्रेड है, उसको पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, और अगर टाइम मिलती है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को भी हम साथ ही साथ डील कर लेंगे। साइंटिफिक डेवलपमेंट में तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ही चुकी हैं, बस उन्हीं को समराइज करेंगे। जैसे टाउन प्लानिंग में हमने स्ट्रक्चर देखे थे, धोलावीरा स्टेडियम, मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ है, फिर हाउस स्ट्रक्चर है, ग्रीनरीज है, डॉकयार्ड है, लोथल की डॉकयार्ड है। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। आर्ट में फिर पेंटिंग्स है, जो
डिजाइन्स हैं स्किल्स वगैरह पे। तो यही सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, जान ही रहे हैं अब। तो इसी चीज़ को हम एक बार समराइज करेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर के सेक्शन में। रिलीजन के ऊपर हम लोग डील करेंगे, क्योंकि रिलीजन से क्वेश्चंस भी बनती हैं। हर एक पीरियड के रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन बनती है। सोसाइटी के ऊपर बात कर लेंगे। पॉलिटिक में एक हिस्टोरिकल डिबेट है, उस डिबेट को भी हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी लंबी ही होगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब इसको ख़त्म कर लिया जाए, और जो डिक्लाइन वाले फेज पे और लेट हड़प्पन फेज पे हम मूव करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ you really liked this video, please subscribe to the channel and share it with your friends.